एक लड़की जिसका बहुत बड़ा कॉस्मेटिक का काम है और वह एक दूसरे शहर में एक बिल्डिंग किराए पर लेती है ताकि वहां पर भी वह अपनी कॉस्मेटिक की दुकान खोल सके। लेकिन जैसे उस बिल्डिंग को देखती है तो उसे उसके अंदर डेंटिंग पेंटिंग की कमी दिखती है, तो इसीलिए वह वहां के जो बिल्डिंग का ओनर होता है उससे कहकर उसकी डेंटिंग पेंटिंग करवाने के लिए किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए कहती है। तो जो मालिक होता है वो कहता है कि ठीक है मैडम, ऐसा करना, आप कल आ जाना और कल मैं यहाँ पर पेंटर को बुला लूँगा और पेंटर से आप बात कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो एडवांस मेरा आप दोगे उसमें से उसके पैसे कट जाएंगे। इसके बाद वह जो लड़की होती है वह दूसरे दिन वहाँ पर आ जाती है और पेंटर उसे बिल्डिंग को देखता हुआ मिलता है। लेकिन जैसे वो लड़की जाकर पेंटर को सामने से देखती है तो एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाती है और इधर जो वो पेंटर होता है वह भी उस लड़की को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। कौन थी वह लड़की और कौन था वह पेंटर और किस वजह से दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए थे, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के अंदर एक छोटा सा गांव होता है, जिस गांव के अंदर एक राजपाल नाम का व्यक्ति रहा करता है। राजपाल के घर में उसकी पत्नी है और उसके 2 लड़के हैं। बड़े लड़के का नाम विक्रम है और विक्रम एक बहुत ही अच्छी कंपनी में काम किया करता है। नौकरी अच्छी खासी है, अच्छा खासा रुपये पैसा कमाया करता है और साथ में घर की कुछ पुश्तैनी ज़मीन भी है जिस पर खेती बाड़ी करके कुछ ना कुछ सहारा और घर की इनकम में लग जाया करता है। तो जब विक्रम अच्छा सा कमाने लगता है तो विक्रम के माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं और सोचते हैं कि बच्चा अच्छा खासा कमाया करता है तो क्यों ना इसकी शादी करा दें, शादी होने के बाद अपने घर परिवार को संभालेगा। यही सोचकर जो विक्रम के माता पिता होते हैं वो इस बारे में विक्रम से जिक्र करते हैं, तो विक्रम को भी इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती और वो कहता है कि ठीक है माँ बाबू जी, अगर आपको ऐसा अच्छा लगता है तो आप ऐसा ही कर सकते हो। दरअसल विक्रम अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था और इसी वजह से वह उनकी किसी भी बात को टालने की हिम्मत भी नहीं किया करता था। इसके बाद विक्रम के माता पिता उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगते हैं और ढूंढने से थोड़ी दूर के एक गांव में एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम होता है राखी। राखी जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और उसने अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद ब्यूटिशियन का कोर्स किया है और उसके बाद उसके माता पिता भी उसकी शादी की चिंता कर रहे थे। अब जैसे विक्रम के घर वाले राखी को देखते हैं तो देखते ही उसे पसंद कर लेते हैं अपने बेटे के लिए और जैसे राखी का फोटो विक्रम को दिखाया जाता है तो विक्रम भी पहली नज़र में राखी को पसंद कर लेता है, क्योंकि विक्रम के घर वालों की चॉइस थी कि लड़की हमें सुंदर चाहिए, चाहे दान दहेज बिल्कुल भी ना मिले, हमें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यह कहना था विक्रम के पिता राजपाल का और इसी वजह से राखी को वो लोग अपने बेटे के लिए पसंद कर लेते हैं। राखी के घर वाले थोड़े पैसों में कमजोर थे तो इसी वजह से वह पहले तो इस रिश्ते से हिचकते हैं, लेकिन जब विक्रम के पिता दान दहेज के बारे में साफ साफ मना कर देते हैं तो उसके बाद वह भी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और दोनों बच्चों की धूमधाम रीति रिवाजी के साथ शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो राखी होती है वो दुल्हन बनकर विक्रम के घर में आती है और अच्छी तरह से घर को संभालने लगती है। कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी, सभी लोग हंसी खुशी अपना समय व्यतीत कर रहे थे। राखी विक्रम के माता पिता का अच्छे से ख्याल रखा करती और साथ में विक्रम की इच्छाओं का भी पालन किया करती। इधर जो विक्रम होता है वह भी राखी पर पूरी तरह से मोहित हो गया था और वह भी उससे ढेर सारा प्यार किया करता और राखी अपने आप को धन्य समझने लगती है कि उसकी शादी विक्रम से हो गई है। धीरे धीरे विक्रम और राखी की शादी को 1 महीना बीतता है और 1 महीने बाद अचानक से विक्रम के परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। दरअसल विक्रम के पिता को अचानक से किसी बात को लेकर हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक के कारण उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। जैसे पिता की मौत हो गई थी तो परिवार पूरा के पूरा दुखों के सागर में डूब जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके लगभग 10 से 15 दिन में वो सभी लोग इस दुख से अपने आप को रिकवर कर लेते हैं। अब पिता की मौत के बाद परिवार के अंदर 4 सदस्य रह गए थे, एक तो विक्रम, एक विक्रम का छोटा भाई, उसकी माँ और एक विक्रम की पत्नी राखी। वो लोग अब दोबारा से घर के अंदर रहने लगते हैं, लेकिन अब फिलहाल घर का पूरा लेका जोका विक्रम की माँ संभाला करती और इसके बाद जो विक्रम की माँ होती है उसके अंदर कुछ अलग तरह की भावनाएं पनपने लगती हैं। दरअसल विक्रम की माँ पहले से ये चाहती थी कि उसके बेटे की शादी में उसे ढेर सारा रुपया पैसा मिले, अच्छा खासा दान दहेज मिले, ताकि वो भी अपनी सहेलियों में अपनी ठाट बाट दिखा सके। लेकिन जो विक्रम का पिता राजपाल होता है उसके कहने पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और इसी वजह से अब जब राजपाल की मौत हो गई है तो उसके बाद जो विक्रम की माँ होती है वह विक्रम की पत्नी रेखा को बार बार छोटी छोटी बातों पर ताना मारने लगती है कि तूने तो हमें लूट ही लिया, तेरे पिता ने तो ना तो हमें कोई दहेज का अच्छा खासा सामान दिया, ना फ्रिज लाई, ना वॉशिंग मशीन लाई। ऐसा कहकर वो उसे तरह तरह से ताना मार दिया करती है और उसे महसूस भी नहीं होने देती। लेकिन राखी पढ़ी लिखी और समझदार थी और साथ में उसे मालूम हो जाता है कि उसकी
उसकी सास उसे ताना मार रही है। और इसी वजह से जब एक बार वह अपने मायके में जाती है तो वहां पर अपने पिता को इन बातों को बता देती है। कहती है कि बाबूजी, आपने पिताजी की बात मानकर ऐसा तो किया था, लेकिन अब मेरी सास मुझे ताना मारा करती है। भले ही वो सामने से मुझसे कुछ नहीं कहती है, लेकिन वो दहेज की लालची है और उसे ये सब चीज अच्छी लगा करती हैं। इसके बाद जो रेखा के माता पिता होते हैं वो रेखा की समस्याओं को देखते हुए, उसकी सास के व्यवहार को देखते हुए उसके लिए मार्केट जाते हैं और मार्केट की एक बहुत बड़ी दुकान से लोन पर वॉशिंग मशीन और फ्रिज खरीद लेते हैं। और खरीदने के बाद रेखा को उन्हें दे देते हैं और उनके साथ रेखा को दोबारा से उसके ससुराल भेज देते हैं। वहां जाने के बाद रेखा वॉशिंग मशीन और फ्रिज लेकर आई थी और इसके बाद जो उसकी सास होती है उसको देखकर एकदम से खुश हो जाती है और चहकती हुई रेखा का स्वागत करती है और कहने लगती है कि रेखा, क्या जरूरत थी तुम्हें फ्रिज लाने की, हमने तुमसे कहाँ कहा था। तो उसके बाद रेखा कहती है कि कोई बात नहीं माँ जी, आपने तो नहीं कहा था, लेकिन मुझे जरूरत थी और इसी वजह से मैं ये सभी चीजें ले आई। घर का काम काफी ज्यादा हो जाता है तो वॉशिंग मशीन से मेरे कपड़े धोने का काम कम हो जाएगा और फ्रिज की वजह से खाना ज्यादा खराब नहीं होगा। इस बात को सुनकर जो रेखा की सास होती है वह खुश तो पहले ही थी और सोचने लगती है कि ये तो अच्छा हुआ, काम भी बन गया और मुझ पर कोई दोष भी नहीं लगा। शाम के समय जैसी ड्यूटी से विक्रम वापस लौटता है और वह घर के अंदर नया फ्रिज और नई वॉशिंग मशीन देखता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी अपने लिए इन सामानों को लेकर आई है तो उसके बाद जो विक्रम होता है वह भी इस बात पर ज्यादा गौर नहीं देता और घर के अंदर ऐसे रहने लगता है। धीरे धीरे लगभग 6 महीने आराम से व्यतीत हो जाते हैं। लेकिन 6 महीने बाद जो रेखा की सास होती है उसको अब इस बात की चसक लग गई थी कि इस तरह से कहने से तो घर के अंदर अच्छे अच्छे सामान आ जाते हैं और इस बार वह टीवी और सोफा सेट के लिए उसको ताना सा मारने लगती है और उसे महसूस भी नहीं होने देती कि सास उससे कह रही है। रेखा भी इस बात को समझ जाती है और इस बात को समझने के बाद जैसे इस बार वह अपने मायके जाती है तो अपने घर वालों से फिर से इस बात को कह देती है। अब जैसे ही उसके मायके वाले देखते हैं कि उसके ससुराल वालों की कुछ ज्यादा उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं तो उसके बाद वह अपनी बेटी को समझाने लगते हैं और कहते हैं कि बेटी, अगर तू इस तरह से उनकी बातों को मानती रहेगी तो हम लोगों को तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो तुम्हें फ्रिज और वॉशिंग मशीन दिए थे, उनकी किस्त हम अब तक भर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी सास का लालच बढ़ता ही जा रहा है तो उसकी बातों पर तू गौर मत दे, क्योंकि तुम्हारी सास तुमसे डायरेक्ट थोड़ी ना कह रही है। तो इसके बाद जो रेखा होती है वह भी इस बात को समझने की कोशिश करती है और अपने माता पिता की हालत को देखते हुए वहां से खाली हाथ वापस आ जाती है। अब जो उसकी सास होती है रेखा की, वह इस बात को लेकर खुश थी कि इस बार टीवी और सोफा सेट आ जाएंगे, लेकिन जब रेखा खाली हाथ वहां पर पहुंचती है तो सास की भौहें चढ़ जाती हैं और जैसे ही रेखा उसकी चेहरा देखती है तो देखते ही समझ जाती है कि सास इसी वजह से परेशान है कि मैं टीवी और सोफा सेट नहीं लेकर आई। इसके बाद जो रेखा होती है घर के अंदर रहने लगती है, लेकिन अब जो सास है वो उसे तरह तरह से परेशान करना स्टार्ट कर देती है। कभी उसके खाने में नकल निकाल दिया करती तो कभी उसकी सफाई में नकल निकाल दिया करती, कभी उसे कहा करती कि तू लाई क्या है और तूने हमारे लिए किया ही क्या है, तू तो खामखा ही हमारे बेटे को तूने लूट लिया और बिल्कुल भी तू अच्छी बहू नहीं है। जबकि जो रेखा थी वो अच्छी तरह से अपनी सास को खुश रखा करती, लेकिन सास के अंदर लालच बस चुका था और इसके बाद वह इस बात का उसको बार बार ताना भी मारने लगी थी। अब यह बात देखकर रेखा काफी ज्यादा परेशान होती है और कुछ दिनों तक इस बात को सहन करती है, लेकिन जैसे ये बातें कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती हैं तो रेखा एक दिन अपने पति से इस बात के बारे में जिक्र करती है और कहती है कि माँ जी को लालच आ गया है और इसी वजह से वो मुझे परेशान किया करती हैं। पहले जब मैं फ्रिज और वॉशिंग मशीन को लाई थी तो उसके बाद अब तक जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा था, लेकिन फिर से तुम्हारी माँ ने टीवी और सोफा सेट के लिए कहा था और जब मैं उनको नहीं लेकर आई हूं तो उसके बाद मेरे सभी कामों में नकल निकाली जा रही हैं और मुझसे तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। अब जैसे बेटा अपनी माँ के बारे में अपनी पत्नी के मुंह से सुनता है, वो भी शादी के लगभग 8 महीने बाद, तो एकदम से वो आग बबूला हो जाता है, क्योंकि वह अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी माँ को इस तरह की बातें कहे और ऐसा कुछ उसे अपनी माँ के बारे में सुनने को मिले। इसी वजह से वह रेखा से चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरी माँ ने हमारे लिए कितना किया है, तुम उनके बलिदानों को क्या समझोगी, तुम्हें तो केवल दूसरे में नकल निकालना आता है। ऐसे कहकर वह अपनी पत्नी को धमकाने लगता है, लेकिन जो रेखा होती है वह चुप नहीं रहती और उससे कहने लगती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, ये बिल्कुल सच है और तुम्हारी माँ ने मुझसे फ्रिज लाने को कहा था और तुम्हारी माँ ने मुझे वॉशिंग मशीन लाने को कहा था। अब जब ज्यादा रेखा इस बात को चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है तो यहाँ पर रेखा की सास भी आ जाती है और जैसे वो अपनी बहू को अपने बेटे से लड़ाई करते हुए देखती है और उसकी सभी बातों को वो
उसे बता रही थी, तो उसके बाद जो रेखा की सास होती है वह अपने बेटे को उसके बारे में उल्टी सीधी बातें सिखाने लगती है और कहती है कि बेटा ये तो बहुत बेकार है, इसने तो हमारी नाक में दम कर रखा है और ये और लोगों के साथ बातें भी किया करती है, चुपके से घर के फ़ोन को ले लिया करती और ना जाने कैसे कैसे लड़कों से बातें करती है। अब यह बात रेखा से सहन नहीं होती है और इसके बाद वह चिल्ला चिल्ला कर विक्रम से कहने लगती है कि विक्रम ऐसा कुछ भी नहीं है और अपनी माँ से कह दो बिल्कुल चुप हो जाए, वरना मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब जैसे विक्रम ये सुनता है कि रेखा उसे वार्निंग दे रही है तो उसके बाद उससे भी ये बात सहन नहीं होती है और वह रेखा पर हाथ उठा देता है। यहाँ पर रेखा ने हाथ उठाया था और उसके बाद जो रेखा होती है वहां से अपना छोटा मोटा सामान पैक करके सीधे अपने मायके चली जाती है और रूठ कर मायके में बैठ जाती है। माता पिता जब बेटी को वापस आओ देखते हैं तो उसके बाद उन्हें बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब बेटी पूरी के पूरी बात बताती है तो उसके बाद माता पिता भी चुप रह जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि अगर हमारे पास पैसा होता तो आज हमारी बेटी घर पर नहीं बैठी रहती। इसी बात को सोचकर जो रेखा के माता पिता होते हैं वह वहीं पर अपनी बेटी को रखने लगते हैं और सोचते हैं कि कुछ दिनों में विक्रम का गुस्सा शांत हो जाएगा और उसके बाद विक्रम रेखा को लेने के लिए आ जाएगा। लेकिन पीछे से ही जैसे रेखा घर को छोड़ती है तो विक्रम की मां विक्रम को और भी खरी खोटी उसके बारे में सिखाने लगती है और विक्रम के दिमाग पर भी वो बातें हावी हो जाती हैं। यहां तक कि विक्रम की मां रोज सांझ को लगभग आधा घंटा उससे बैठकर बातें किया करती विक्रम से और विक्रम के दिमाग में से जितना भी उसका रेखा के लिए प्यार था वह सारा का सारा प्यार गायब हो जाता है और उसके प्रति काफी ज्यादा गुस्सा भर जाता है। उसने ढेर सारी बातें उसकी पत्नी के खिलाफ उसे सिखाई थी और उसे पूरी तरह से बदचलन साबित कर दिया था अपने बेटे की निगाहों में। इसके बाद जो विक्रम होता है वह भी उससे काफी ज्यादा नफरत करने लगता है और इसी नफरत के चलते एक दिन जो विक्रम होता है वो कोर्ट जाता है और तलाक का केस दर्ज करा देता है। जैसे तलाक का नोटिस रेखा के घर पहुंचता है तो रेखा इस तलाक के नोटिस को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे इतना विश्वास बिल्कुल भी नहीं था कि उसका पति उसे तलाक दे देगा। वो तो सोच रही थी कि कुछ दिनों की बात है और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर विक्रम ने उसे तलाक देने का तय कर लिया था और इसके बाद जो रेखा होती है वह भी मजबूर होकर उस केस को लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसके माता पिता इस बात को सुनकर काफी ज्यादा घबरा गए थे कि अब क्या होगा, हमारी चारों तरफ बदनामी हो जाएगी और बहुत ही गलत प्रभाव पड़ेगा हमारी इज्जत के ऊपर। तो रेखा अपने माता पिता को समझाकर उस केस को लड़ना स्टार्ट करती है और लड़ने के साथ साथ वह दहेज का मामला भी दर्ज करा देती है। जैसे विक्रम और उसके परिवार वालों पर दहेज का मामला दर्ज कराया जाता है तो उसके बाद जो विक्रम का वकील होता है वो कह देता है कि मामला हाथ से निकल गया है, क्योंकि उसने दहेज का मामला दर्ज किया है और उसने उसके प्रूफ भी लगाए हैं। दरअसल जिस दुकान से उसके पिता फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीद कर आए थे उसका बिल भी उन्होंने वहां पर लगा दिया था और बता दिया था कि फ्रिज और वॉशिंग मशीन इन्होंने हम पर मंगाए थे। और इसके बाद विक्रम का केस काफी ज्यादा कमजोर होने लगता है, यहां तक कि वकील साहब ने कह दिया था कि यह केस अगर आगे बढ़ा तो तुम लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है, वो भी पूरे परिवार को। अब जैसे ही ये बात विक्रम के सामने आती है तो उसके बाद वह एकदम से इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसकी पत्नी की वजह से उसके पूरे परिवार को जेल जाना पड़ेगा। और यहां पर उसकी वो बातें जो उसकी मां उसे सिखाया करती थी वो बातें और भी ज्यादा गहरी हो जाती हैं, क्योंकि वो सोचता है कि मेरी पत्नी ने तो पहले से इन सब चीजों की तैयारी कर रखी थी और इसी वजह से वो घर के अंदर वॉशिंग मशीन और फ्रिज लेकर आई थी। यानी कि अब विक्रम और भी ज्यादा नफरत करने लगा है रेखा से और इसके बाद वह कैसे भी करके अपने परिवार को बचाना चाहता है और गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों को इकट्ठा करके विक्रम रेखा के घर पंचायत लेकर पहुंच जाता है। कहता है कि देखो इन कोर्ट केस से कुछ भी नहीं होना, आप ये बताओ कि आपको मुझसे अलग होने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे। ऐसी बात वह रेखा के पिता से करता है, लेकिन तभी रेखा का पिता कहने लगता है कि बेटा हमें तुमसे अलग नहीं होना, तुम मेरी बेटी को ले जाओ, मेरे लिए इतना ही काफी है। लेकिन भरी पंचायत के बीच में जो विक्रम होता है वह उन सभी इल्जामों को उसके ऊपर लगा देता है और कहता है कि आपकी बेटी को तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेकर जाऊंगा, आप केवल ऐसा कीजिए, पंचायत में फैसला कर लीजिए ताकि कोर्ट के चक्कर ना हमको लगाने पड़े ना आपको लगाने पड़े, क्योंकि कोर्ट के चक्कर लगाने से कोई भी फायदा नहीं है, काफी लंबा केस चलेगा और इस केस के चलते जिंदगियां पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी। यह बात सुनकर पंचायत के कुछ लोग फैसला करते हैं कि जब बच्चे एक साथ नहीं रहना चाहते तो दोनों को अलग कर देना चाहिए और अलग होने का जो फैसला होता है उसमें वहां के पंचों ने लगभग 25 लाख रुपए की मांग की थी विक्रम से रेखा के लिए, क्योंकि रेखा की एक बार शादी हो चुकी है तो दोबारा शादी करे या अपना कोई बिजनेस सेटल करे तो 25 लाख उसे वन टाइम सेटलमेंट के लिए चाहिए होंगे। इसके बाद विक्रम एक साथ से हामी भर लेता है और कहता है कि हाँ ठीक है, मैं इतने रुपए दे दूंगा और कुछ दिनों की मुझे मोहलत दे दीजिए।
निश्चित समय धर दिया जाता है और निश्चित समय में जो विक्रम होता है वह रेखा को 25 लाख रुपए दे देता है और उसके बाद उससे अलग रहने लगता है। यहाँ पर विक्रम ने अपनी कुछ जमीन को बेच दिया था और बेचने के बाद रेखा को पैसे दिए थे। इसके बाद रेखा के पास पैसे आ जाते हैं, लेकिन जो रेखा होती है उसे बार बार अपने पति की यादें सताया करती हैं और वह सोचा करती है कि ऐसा क्या हो गया जो मेरा पति मुझसे इतना नाराज हो गया कि उसने मुझ पर इतने सारे इल्जाम लगा दिए। फिर भी जो रेखा होती है वो अपने आप को संभालती है और उन पैसों को लेकर कुछ अपना काम करने की सोचती है। ब्यूटिशियन का कोर्स उसने पहले ही कर रखा था, तो पास ही के शहर में जाकर वह अपने लिए एक छोटी सी जमीन खरीदती है और उस पर एक दुकान बनाकर वहां पर ब्यूटी पार्लर और कॉस्मेटिक का काम करने लगती है। रेखा के पिता जब देखते हैं कि बेटी उन पैसों को वहां पर लगाना चाहती है तो वह उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेखा कह देती है कि नहीं पिताजी, मुझे ये काम कर लेने दीजिए। जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं होंगी तब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा, और जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा उससे पहले मैं किसी और से भी शादी नहीं करने पारी। इसके बाद जो रेखा के पिता होते हैं वह भी इस बात के लिए मान जाते हैं और रेखा उस दुकान को अच्छी तरह से तैयार करके उसके अंदर काम करने लगती है और उसका काम जोर शोर से चलने लगता है। दरअसल रेखा काफी ज्यादा मेहनत किया करती अपने काम में, और जब शादियों का सीजन चला करता तो वह वहीं पर दुकान में ही सो जाया करती और वहीं से अपने काम को करती रहा करती। लगभग 1 साल के अंदर रेखा का काम बड़ी अच्छी तरह से चलने लगता है और उसके बाद जो रेखा होती है अपनी इस दुकान से इतना मुनाफा कमा लेती है कि अब वह दूसरे शहर में ऐसी दुकान खोलना चाहती है, क्योंकि 1 साल के अंदर उसने मेहनत करके ब्यूटी पार्लर से भी काफी ज्यादा मुनाफा कमाया है और साथ में कॉस्मेटिक की दुकान से भी मुनाफा कमाया है। यहां तक कि जिस दुकान को वो चलाया करती थी उसमें उसने 3 पोर्शन बना लिए थे। यहां पर उसका काम अब उसके बिना आए भी हो जाता था, क्योंकि उसने कई लड़कियों को अपने नीचे रख रखा था और वह अच्छे से काम किया करती थी। इसके बाद जो रेखा है वो सोचने लगती है कि क्यों ना दूसरे शहर में जाकर अपना ऐसा ही एक ब्यूटी पार्लर खोला जाए और वहां पर इस काम को भी चालू किया जाए। यही सोचकर रेखा दूसरे शहर की एक बिल्डिंग को किराए पर लेती है और अब तक उसके और विक्रम के तलाक को लगभग 2 साल बीत गए थे। 2 साल बाद में दूसरे शहर में बिल्डिंग किराए पर तो ले लेती है, लेकिन जैसे उस बिल्डिंग को वो देखने के लिए जाती है तो वहां पर उसमें डेंटिंग पेंटिंग की कमी थी और इसके बाद वह बिल्डिंग के मालिक से उसकी डेंटिंग पेंटिंग कराने के लिए कहने लगती है। अब जो बिल्डिंग का मालिक होता है वो कहता है कि ठीक है डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी, लेकिन इसके पैसे आपको ही देने होंगे। आप भले ही मेरे एडवांस में से उस पैसे को काट लेना, क्योंकि मैं इसमें पैसे नहीं लगाने वाला। कहीं आपने डेंटिंग पेंटिंग करवाने के बाद मना कर दिया तो फिर मैं क्या करूंगा। इसके बाद रेखा उससे कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मैं अपने आप पैसे देकर डेंटिंग पेंटिंग करा दूंगी, लेकिन यहाँ के जो लोकल वर्कर हैं जो अच्छे से काम करते हो आपको उनका इंतजाम करना होगा और उन पर ही मैं काम कराऊंगी, क्योंकि मैं दूसरे शहर की हूं और ये दूसरा शहर है तो यहाँ पर मैं ज्यादा किसी को नहीं जानती हूँ। इसके बाद जो बिल्डिंग का मालिक होता है वह कह देता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप कल आ जाना लगभग 9 बजे के समथिंग, और उस टाइम पर मैं डेंटिंग पेंटिंग वाले को यहाँ पर बुला लूंगा और उससे मिलकर तुम बात कर लेना। रेखा सभी बातें तय करके वहां से चली जाती है और दूसरे दिन सुबह सुबह 9 बजे उसी जगह पर पहुंच जाती है, उसी बिल्डिंग पर। और वहां पर जो डेंटिंग पेंटिंग वाला था वह पहले आ चुका था और वह बिल्डिंग का मुआयना कर रहा था। इसके बाद रेखा भी उस बिल्डिंग में चली जाती है और जैसे ही वो देखती है कि सामने पेंटर खड़ा हुआ है तो एकदम से उसके पास जाकर कहने लगती है कि हाँ जी बताइए कितना खर्चा आएगा इसमें। अब जैसे ही वो पेंटर इस आवाज को सुनता है तो एकदम पीछे की तरफ मुड़ता है और जैसे ही सामने रेखा को खड़े हुए देखता है तो एकदम से निशब्द रह जाता है। इधर रेखा भी जब उस पेंटर को गौर से देखती है तो वह भी उसे पहचान जाती है और उसके मुंह से भी एक भी वर्ड नहीं निकलता। दरअसल सामने जो पेंटर खड़ा हुआ था वह और कोई नहीं, वही विक्रम था, जिससे 2 साल पहले वो अलग हो गई थी और अपनी जिंदगी को अलग से व्यतीत कर रही थी। विक्रम को ऐसी हालत में देखकर वो बड़ी हैरान होती है, क्योंकि विक्रम अच्छे से कंपनी में काम किया करता था और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिलहाल जो विक्रम है वह यहाँ पर डेंटिंग पेंटिंग का काम कर रहा है। ऐसी क्या मजबूरियां रही होंगी विक्रम की जो यहाँ पर उसे पेंटिंग का काम करना पड़ा। इसके बाद रेखा भी उससे कुछ कहना चाहती है और विक्रम भी रेखा से बहुत सारी बातें कहना चाहता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह पाते हैं और थोड़ी देर तक ऐसे ही खामोश खड़े रहते हैं। फिर भी जो रेखा होती है वह अपनी तरफ से हिम्मत करती है और कहने लगती है कि विक्रम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो अच्छी खासी नौकरी लगे हुए थे ना और अच्छा खासा तुम्हारा घर परिवार है, फिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो तुम यहाँ पर इस तरह से काम कर रहे हो। तो उसके बाद जो विक्रम होता है वह अभी तक रेखा की तरफ ही देख रहा था और यहाँ पर विक्रम और रेखा के अलावा और भी कोई नहीं था। तो इसके बाद एकदम से जो विक्रम होता है रेखा के पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है और रोते हुए उससे माफी मांगने लगता है। अब जब रेखा देखती है कि ये तो वही विक्रम है जो
जो पंचायत में खड़ा होकर मुझ पर तरह तरह के इल्जाम लगा रहा था, वह आज उससे माफी क्यों मांग रहा है। तो उसके दिमाग में और भी ज्यादा सवाल चलने लगते हैं और इसी वजह से वह विक्रम को सबसे पहले चुप कराती है और उससे पूछने लगती है कि विक्रम, अब तुम मुझसे किस बात की माफी मांग रहे हो और क्या परेशानी हो गई तुम्हें। तो उसके बाद जो विक्रम होता है उसे पूरी बात के बारे में बताता है और कहता है कि रेखा, दरअसल जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया था वो अपनी मां के शिकायत पर आकर किया था, लेकिन जब मेरा और तुम्हारा तलाक हो गया था और उसके लगभग 2 महीने बाद एक दिन मैं शाम के समय ड्यूटी से वापस लौटता हूं तो छोटा भाई और मां एक दूसरे से बातें कर रहे थे और उन दोनों का पूरा के पूरा षड्यंत्र मेरे सामने आ जाता है। दरअसल यहां पर मां और छोटा भाई दोनों मिले हुए थे और उन दोनों ने मिलकर ही यह सब कुछ प्लान किया था कि विक्रम को उससे छुटकारा दिला देंगे, लेकिन जब बाजी उल्टी पड़ गई तो उसके बाद जो छोटा भाई होता है वह अपनी मां से इस बात को लेकर लड़ाई कर रहा था कि इसने तो शादी में भी पैसे लगवाए हैं और साथ में वो जमीन बेचकर भी अपनी पत्नी को पैसे दे दिए, तो अब मेरी प्रॉपर्टी तो कम हो जाएगी। इसके बाद जो मां होती है वो कहती है कि बेटा तू चिंता मत कर, जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम है और मैं सारी प्रॉपर्टी को तेरे नाम कर दूंगी, इसको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। जब विक्रम इन बातों को सुनता है तो एकदम से वहां पर जाता है और अपनी मां से कहने लगता है कि मां, मैंने तो तुम्हें अपनी मां समझा था, लेकिन तूने ये क्या काम कर दिया, या तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो उसके बाद जब मां देखती है कि सब कुछ सामने आ गया है तो वह एकदम से चीख चीख कर उसे बता देती है कि हाँ, मेरी वजह से ये हुआ है, तुम मेरे बेटे थे लेकिन तुम्हारी पत्नी बिल्कुल भी दहेज नहीं लेकर आई और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसी वजह से मैंने ऐसा किया, लेकिन फिलहाल अब तुमने एक जमीन को बेचकर अपनी पत्नी को पैसे दे दिए हैं तो पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे भाई के नाम जाएगी और तुम्हें यहां से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। जब विक्रम को यह बहुत ही गहरी चोट लगती है तो उसके बाद वो एकदम से बौखला सा जाता है और उसी दिन अपने घर को छोड़कर वहां से निकल जाता है। विक्रम ने उसके बाद अपने घर वालों की तरफ बिल्कुल भी रुख नहीं किया है और वह इधर उधर ऐसे घूमा करता है। स्टार्टिंग में उसको काफी ज्यादा दुख होता है और इस दुख को मिटाने के लिए वह शराब का सहारा लेता है और शराब पीने की वजह से वह पूरी तरह से एक भिखारी की तरह बन जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसे होश आता है कि वह ये क्या कर रहा है तो उसके बाद वह इधर उधर कंपनी में काम ढूंढने की कोशिश करता है और अपने लिए काम ढूंढने लगता है, लेकिन कोई भी कंपनी वाला उसे शराबी होने की वजह से काम नहीं देता है और कहता है कि तुम शराब पिया करते हो और तुम्हें काम नहीं मिलेगा। इसके बाद विक्रम इधर उधर जैसी भी मजदूरी उसे मिल जाया करती उसे किया करता और धीरे धीरे करके पेंटिंग का काम करने लगता है। दिमाग तो उसके अंदर काफी था और इसी दिमाग के चलते वह इसका ठेका भी लेने लगता है। डेंटिंग और पेंटिंग यानी कि थोड़ी बहुत मरम्मत और साथ में उस मकान पर पेंटिंग करने का ठेका वह खुद ही लिया करता और अपने नीचे कुछ वर्करों को काम करा के उससे थोड़े बहुत पैसे कमाया करता। साथ में वो अब तक भी शराब लगातार पी रहा था। जब ये पूरी कहानी रेखा के सामने आती है तो एकदम से उसे एहसास होता है कि उसके पति तो उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, लेकिन उसकी सास की वजह से उसका घर बिगड़ा है और वह इस बात को सोचकर बहुत ज्यादा गहन सोच विचार में डूब जाती है। इधर विक्रम कहता है कि चलो छोड़ो रेखा इन सभी बातों को, तुम ये बताओ कि तुम इस बिल्डिंग को किस लिए ले रही हो और यहां पर तुम्हें क्या काम करना है। तो उसके बाद रेखा भी उसके बाद की पूरी कहानी उसे समझाती है, कहती है कि यहां पर मुझे ब्यूटी पार्लर खोलना है और साथ में सिलाई सेंटर और कॉस्मेटिक का काम भी मैं करने वाली हूं। इसके बाद विक्रम कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ये तुम्हारी बिल्डिंग है तो तुम्हें मैंने बहुत ज्यादा परेशान किया है ना, तो इसी वजह से तुम्हारी इस बिल्डिंग को मैं बिना पैसों के सही कर दूंगा और तुम आराम से यहां पर अपना काम कर सकती हो और उसके लिए केवल मेरी फीस इतनी होगी कि तुम्हें मुझे माफ करना होगा, क्योंकि बार बार जब भी मुझे तुम्हारी याद आया करती है तो मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। जब रेखा ये देखती है कि विक्रम को अपनी गलती का भी एहसास है और साथ में अब उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है इस तरह से, तो उसके बाद रेखा उससे कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन तुम मेरी बिल्डिंग का अच्छी तरह से डेंटिंग पेंटिंग कर दो और कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद विक्रम उसकी डेंटिंग पेंटिंग करने लगता है और रेखा बार बार आकर यहां पर विक्रम को काम करता हुआ देखा करती है, इस बहाने से कि मैं देख रही हूं कि तुम अच्छे से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। वहां पर आकर वह काफी देर तक बैठी रहा करती और बैठे बैठे उनके बीच में कुछ पुरानी बातें भी होने लगती हैं। वो पल उनको याद आने लगते हैं जब वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे और एक दूसरे के लिए जिया मरा करते थे, लेकिन यहां पर जब दोबारा से उन्हें ये पल याद आते हैं तो उसके बाद उन दोनों से नहीं रहा जाता और एकदम से जो रेखा है वो कहने लगती है कि विक्रम, अब बहुत हो गया, अब क्यों ना तुम दोबारा से मेरे साथ रहो और हम दोनों एक साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। उसके बाद विक्रम चाहता तो यही है, लेकिन वो कहता है कि नहीं रेखा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, क्योंकि पंचायत के अंदर जो कुछ भी इल्जाम मैंने तुम पर लगाए थे वो सभी के सभी बेबुनियाद थे और उनकी वजह से मैं अपने आप को काफी ज्यादा शर्मिंदा महसूस कराता हूं। इसके बाद रेखा कहती है कि कोई बात नहीं विक्रम, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं और मुझे तुम्हारे साथ ही खुशी मिलेगी, क्योंकि मैंने भी अब तक शादी नहीं की है। तो विक्रम कहने लगता है कि रेखा, अगर ऐसी बात है, ऐसा हो सकता है, तो बिल्कुल से मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूंगा। उसके बाद रेखा और विक्रम दोनों एक साथ रहने लगते हैं और 1 महीने तक जो विक्रम होता है शराब को हाथ भी नहीं लगाता है
और इसके बाद दोनों पति पत्नी दोबारा से एक साथ रहने लगते हैं। और गांव वालों को जब ये बातें पता चलती हैं सारी के सारी, तो उसके बाद गांव वाले भी इस बात पर काफी ज्यादा हैरानी जताते हैं कि ऐसी भी मां हो सकती है जो अपने हाथों से अपने बेटे का घर उजड़वा दे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।